वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 10 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 9 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन कहा गया था सरदार पटेल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह कहा गया था सरदार पटेल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था? नोनिया विद्रोह हुआ था तिरहुत में, पूर्णिया में तथा सारण में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसमें बंग भंग की निंदा की गई तथा गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव पढ़ा था? तो दोस्तों वह तारीख था 31 दिसंबर 1929 का। ऑप्शन नंबर सी। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था तथा इसी समय 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में ही 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फकीर विद्रोह का। फकीर विद्रोह 1776-77 ईस्वी में घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों द्वारा शुरू किया गया था, जिसके प्रमुख नेता थे मजमून शाह और चिराग अली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को। लखनऊ सहारनपुर मार्ग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसी को काकोरी कांड कहा गया है। इस केस में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी। उसे केवल परिषद की बैठकों में बैठने का अधिकार था, मतदान का नहीं। लॉर्ड मेकाले को विधि सदस्य के रूप में प्रथम बार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी को।
अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रिस मिशन एवं लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इस साम्राज्य के संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 12 मासा की रचना की थी? 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी से। मुहस्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति औरंगजेब ने प्रजा के नैतिक आचरण की देखभाल करने के लिए किया था। मुहस्सिबों का मुख्य कार्य शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोकना तथा आम जनता को दुष्चारिता से बचाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के काल में चित्रकारों में शामिल नहीं था? जहांगीर काल के चित्रकारों में शामिल नहीं था अबू समद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन है उत्तर मेरूर अभिलेख में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो दोस्तों वह अभिलेख हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट को बताया था? तो दोस्तों वह इतिहासकार थे डी.डी. कोशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो दोस्तों वह बौद्ध संगीति थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध विहार का स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने करवाया था? जिस बौद्ध विहार की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने करवाया था वह बौद्ध विहार था विक्रमशिला बौद्ध विहार तथा सोमपुर बौद्ध विहार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
विक्रमशिला जो कि वर्तमान भागलपुर में है। सोमपुर बौद्ध विहार बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सामान्यतः भूमि राजस्व की दर कितनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवड़ा थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज की। गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे शक्तिशाली मिहिर भोज था। मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था तथा उसने आदिवड़ा तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश का। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तथा वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज का उल्लेख है? अशोक के अभिलेख में जिस दक्षिणी राज का उल्लेख है वह दक्षिणी राज हो जाएगा चोल तथा पांड्य। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय को भारत का स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? भारत के जिस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है वह वायसराय हैं लॉर्ड रिपन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासन की भारत में शुरुआत की गई। यह स्वशासन 3 इकाइयों तालुका बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड तथा जिला बोर्ड में विभक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि सबसे बाद में की गई थी? कालक्रम के अनुसार जो संधि सबसे बाद में की गई थी वह संधि हो जाएगी मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि जो कि 1818 में की गई थी ब्रिटिश और होल्कर के बीच। पूना की संधि 1817 में की गई थी। देवगांव की संधि 1803 में। अगला प्रश्न है, व्हिटले आयोग 1929 ईस्वी का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो दोस्तों व्हिटले आयोग का संबंध है श्रम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? सर्वप्रथम जिस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था वह भारतीय हो जाएंगे WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। WC बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, पर वे चुनाव हार गए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, बिहार में गांधी जी के द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़हड़वा लखन सिंह गांव में। गांधी जी ने चंपारण के बड़हड़वा लखन सिंह नामक गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सचिदानंद सिन्हा जी को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय
पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर था विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल खोला गया था पटना में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की थी? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1765 का। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें का। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार होगा? तो दोस्तों उसका आकार होगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 240 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो दोस्तों अनुमान लगाया जा सकता है बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ जलेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस में प्रयोग होता है? अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस में प्रयोग होता है अमोनिया का। ऑप्शन नंबर बी। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग अनियंत्रित भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए होता है। इसके मानव आंख से संपर्क में आने से आंखों में जलन होता है तथा आंसू निकलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारावास तथा आर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु हो जाएगी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जलीय तनाव निर्भर करता है? जलीय तनाव निर्भर करता है तापमान पर। अगला प्रश्न है, तापमान का थर्मोडायनामिक पैमाना किसके द्वारा दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है, छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी जब? छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी जब प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे से लंबवत हो। अगला प्रश्न है, डीएपी में कितने % फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46% फास्फोरस तथा 18% नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है? तो दोस्तों वह पदार्थ है नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरासमस रोग। अगला प्रश्न है, रेनिन होता है? रेनिन होता है हार्मोन व एंजाइम दोनों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आयोडीन प्राप्त किया जाता है भूरा शैवाल से। अगला प्रश्न है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए वनधता, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। थायमिन से बेड़ी बेड़ी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त जमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है? प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है आमाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? जो हार्मोन स्टेरॉइड है वह है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है पिनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डी। ऑप्शन नंबर ए।
अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अधीन संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 अन्य सदस्य। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया? तो दोस्तों वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए विधेयक को रोक सकती है। साधारण विधेयक की कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है राज्य और एक तरफ है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से। गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। बी का मिलान हो जाएगा 3 से। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से। बिहार में 16 है। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से। ओडिशा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? पद की शपथ नहीं लेता है स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वैक्स मताधिकार को मान्यता दी गई है? वैक्स मताधिकार को मान्यता दी गई है अनुच्छेद 326 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर, शिक्षा जो शुरू में राज्य सूची का एक विषय था, इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था किस संशोधन के द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की थी? भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राज्यसभा आयोग की स्थापना की गई थी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है। संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि लोकसभा में तथा राज्यसभा में। भारत में संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं मूल्यह्रास के। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से शामिल होता है करापोन, सार्वजनिक ऋण तथा सार्वजनिक व्यय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है
वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि समिति ने पहली बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों वह समिति थी चलैया समिति, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में आरबीआई किसके माप के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करता है? वर्तमान में आरबीआई सीपीआई के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है वह संगठन है यूएनडीपी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा 1990 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1970 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है? तो दोस्तों इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज में। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान पर है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जिसकी संख्या 1880 है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जिसकी संख्या 488 है। बिहार में लिंगानुपात 918/1000 पुरुष है। बिहार में बच्चों का लिंगानुपात 935/1000 है। बिहार लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में 24वां क्रम है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज जिला है, जिसकी संख्या 221 है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला मुंगेर जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 19 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है इराक, ऑप्शन नंबर सी। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इसमें है अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाती है, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोहेलाइन के नाम से। आइसोहेलाइन मानचित्र पर वह रेखा है जो महासागरों के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है? लेगून झील नहीं है पेरियार झील, जो कि कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले नंबर पर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और लास्ट में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम हो जाएगा ओंटारियो, एरी, ह्यूरन, मिशिगन तथा सुपीरियर। अगला प्रश्न देखते हैं, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है 7 से ऊपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों में से कौन सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक,
क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित दिए गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यानी कि NW1 प्रयागराज से हल्दिया के बीच जोड़ती है। NW2 सदिया से धुबरी के बीच। NW3 कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच। अगला प्रश्न है, बाबा बुदुन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदुन की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में, जबकि दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है लोहित तथा सुबनसिरी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व असम राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली 900 किलोमीटर लंबी एक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, तब अन्नपूर्णा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के तुमकुरू में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है कनाडा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है, स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइक्लिस्ट से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयुज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह देश है रूस। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था 1998-99 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बनी है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरि बाल कृष्णन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिन एरिक वर्गेन ने। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस जीता है जिन एरिक वर्गेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला B2B सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन 1 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और मिस्र देश के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में सही दिए गए हैं। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? नमस्ते योजना पहल है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिशा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भारत को ही इसमें 186वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में भारत 150वें स्थान पर था। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जापान में। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है। तो दोस्तों वह एआई सुपर कंप्यूटर है एरावत। ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सोनी यूपीएससी का अध्यक्ष। बाकी दोनों गलत दिए गए हैं। जबकि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं आर दिनेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। ऑप्शन नंबर सी। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव के उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज महोत्सव 2023 का आयोजन किया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों वह राज्य सरकार है केरल राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाना है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को भारत का पहला स्वसूजल प्रदेश घोषित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया में, जबकि पहला डॉपलर रडार है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किए गए हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के कपिलदेव प्रसाद, श्रीमती सुभद्रा देवी तथा आनंद कुमार को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, 15 से 16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में
थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज में। 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने संयुक्त रूप से गोपालगंज जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया। इस बार इसका 11वां आयोजन था। अगला प्रश्न देखते हैं। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोनिका दास को। अगला प्रश्न है। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 3 तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5,000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से बिहार राज्य का कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गोगा बील झील बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगा बील झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, मनिहारी प्रखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं काल बैसाखी, हिमालय की उपस्थिति तथा बंगाल की खाड़ी से निकटता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां सत्र 1921 में निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवपाल ने। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से पुर्तगाली बिहार में से कौन सी वस्तु व्यापार के लिए ले जाते थे? पुर्तगाली बिहार से जो वस्तु व्यापार के लिए ले जाते थे वह वस्तु है सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है। बिहार में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर पहाड़ी। अगला प्रश्न है। नेपाल से बिहार के किस जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेपाल से बिहार के जिस जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है वह हो जाएगी पश्चिमी चंपारण की, ऑप्शन नंबर डी। नेपाल से बिहार राज्य का पश्चिमी चंपारण जिला का सीमा रेखा सबसे लंबी है। बिहार एवं नेपाल की सीमा रेखा 601 किलोमीटर है। अगला और अंतिम प्रश्न है। द बिहार हेरोल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? द बिहार हेरोल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। दी बिहार हेरोल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने किया था।